हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमें एक नया टॉपिक डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करना है आपके साथ। तो ध्यान देंगे, हम एक स्टेटमेंट आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। हम आपको वही टॉपिक को शेयर करा जाएगा आपके साथ में जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपका सिलेबस से ना ही एक क्वेश्चन ज्यादा होगा ना ही एक क्वेश्चन कम होगा। ध्यान देंगे, ये जो 5 टॉपिक आप देख रहे हैं सारे टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वही टॉपिक को आपको शेयर करी जाएगी। राइट, तो ध्यान देंगे ये सारे 5 टॉपिक जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के 5 टॉपिक है। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एक कर करके हर टॉपिक को कवर करेंगे जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, और वही चीज को आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। सॉल्वेंसी का मतलब सारे पार्टनर अच्छे स्थिति में है और वो फर्म को छोड़ना चाहता है। सारे पार्टनर अच्छे स्थिति में है और वो फर्म को छोड़ना चाहता है। ऐसा भी होता है फर्म में, या तो उसके पार्टनर से सही चल नहीं रहे हैं या तो फिर और भी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो पार्टनर को छोड़ना चाहता है, और अच्छे स्थिति में है फिर भी वो छोड़ सकते हैं पार्टनर को। तो इसमें हमारा क्या आएगा उसको समझिए। इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ध्यान देंगे इसमें हम आपको अभी जो बता रहे हैं उस चीज को आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्लास 12th में या तो उससे पहले जब भी आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कभी ना कभी आप सुने ही हैं। ये जो दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज को समझना है। ध्यान देंगे, ये जो पार्टनरशिप फर्म दिया हुआ है इस पार्टनरशिप फर्म के मान लीजिए एसेट्स जो दिया हुआ है, इस पार्टनरशिप का फर्म का एसेट्स जो दिया हुआ है 40 लाख का है। एसेट्स जो दिया हुआ है 40 लाख का है और इसका टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 लाख। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये 40 लाख का एसेट्स अब आया कहां से। तो ये जो 40 लाख का एसेट्स दिया हुआ है ये हमारा आएगा कैपिटल। ये आएगा हमारा कैपिटल से। मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर है। ए का कैपिटल है 6 लाख का और बी का कैपिटल है 4 लाख का। टोटल आपका 10 लाख का कैपिटल हो जाएगा। टोटल आपका 10 लाख का कैपिटल हो गया। बिजनेस जो है जनरल रिजर्व को क्रिएट करता है। जनरल रिजर्व मान लीजिए आपका 4 लाख है। राइट, फिर आता है आपका लायबिलिटीज आपका क्या होगा उस चीज को समझते हैं। ध्यान देंगे ये 40 लाख का है, यहाँ का भी टोटल आपका 40 लाख हो जाएगा। 40 लाख में 10 लाख और 4 लाख यानी कि 14 लाख घटेगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 26 लाख। यहाँ पे आपका बच जाएगा 26 लाख। ठीक है, ध्यान देंगे यदि डिसॉल्व का मतलब हो गया कि सारे पार्टनर जो है बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, इसी को कहा जाता है डिसोल्यूशन। डिसॉल्व का मतलब हो गया बिजनेस को छोड़ देंगे, वहीं से के बाद से हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे जो कैपिटल दिया हुआ है और रिजर्व दिया हुआ है और लायबिलिटीज है और एसेट्स है, जब हमारा बिजनेस बंद होगा तो जितने भी सारे एसेट्स हैं उस एसेट्स को क्या करी जाएगी, जितने भी सारे एसेट्स हैं ये सब सारे एसेट्स को सेल करा जाएगा, यानी कि सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपके पास 40 लाख का एसेट्स है उस 40 लाख के एसेट्स को आप 45 लाख में बेच दिए, 45 लाख में आप बेच दिए। ठीक है, मान ले रहे 40 लाख वाले एसेट्स को आप 45 लाख में बेच दिए। ठीक है, 45 लाख आपके पास कैश आ गया। ये जो आप सेल सोल्ड करेंगे, बेचेंगे एसेट्स को, तो आपके पास 45 लाख का कैश आ गया। उस कैश से आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैश से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो सबसे पहला लायबिलिटीज जो है उस लायबिलिटीज को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज जो है
लायबिलिटीज जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज हमारा 26 लाख का लायबिलिटीज है। ये 26 लाख के लायबिलिटीज को अगर हम पेमेंट करेंगे तो आपके पास कैश जो बचेगा 19 लाख का कैश बचेगा। कैश अवेलेबल है आपके पास 19 लाख, ठीक है। अब ये जो 19 लाख आपके पास बच रहा है, ये 19 लाख आप ए और बी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही चीज को आपको यहाँ पे समझना है। ध्यान देंगे, ये जो 19 लाख का कैश बचा हुआ है ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, क्योंकि पार्टनर अब बंद हो रहा है और हमारा पार्टनर ए था और बी है। यहाँ पे क्या करी जाएगी कि ये जो बचा हुआ है ये हमारा ए को मिलेगा और दूसरा पार्टनर जो बी है बी को मिलेगा, ठीक है। अब ए और बी को कितना कितना मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा, वही चीज को आपको समझना है। ध्यान देंगे, सबसे पहला जो यहाँ पे ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, वो अपना कैपिटल लेगा। कैपिटल ए का और बी का अपना अपना कैपिटल लेगा। ए का कैपिटल 6 लाख है और बी का कैपिटल 4 लाख है। सबसे पहले अपना कैपिटल रिकवर करेगा, तो ए को 6 लाख का कैपिटल मिल जाएगा और बी को 4 लाख का कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। ए को 6 लाख का कैपिटल मिल जाएगा और बी को 4 लाख का कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे, ये जो जनरल रिजर्व है, हर एक बिजनेस, हर एक फर्म आपका रिजर्व क्रिएट करता है कि उसे जब भी भविष्य में जरूरत पड़ जाती है तब वो रिजर्व से चलाता है। यहाँ पे हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में जो फर्म का जो रिजर्व होता है वो रिजर्व हमारा पार्टनर का हो जाता है, क्योंकि फर्म ही पार्टनर का है तो उसका रिजर्व भी पार्टनर का ही होगा और ये दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये जनरल रिजर्व, ये जो यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये जनरल रिजर्व ए को और बी को कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा उस चीज को समझना पड़ेगा। ध्यान देंगे, हम लोग जब इससे पहले वाला क्लास में जब हम लोग कर रहे थे ना, डेथ ऑफ पार्टनरशिप और फिर उससे पीछे था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, तो वहां पे हम लोग को पता है आज से 10-15 साल पहले जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या बताया जा रहा था कि जो भी हमारा यहाँ पे रिजर्व होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी पार्टनरशिप में। जैसे होता था ना ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 या तो जो भी दिया हुआ रहता था। अगर वैसे रेशियो नहीं दिया हुआ है तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, दोनों को इक्वल बांट देते थे। इक्वल यानी कि 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दे रहे थे, दोनों को बराबर बांट दिया जा रहा था 1:1 में। तो यहाँ पे रिजर्व जो आपको क्रिएट करी थी फर्म 4 लाख का, तो दोनों को इक्वल बढ़ जाएगा, यानी कि 2 लाख ए को मिलेगा और 2 लाख बी को मिलेगा, क्योंकि फर्म जैसे ही डिसॉल्व हुआ वो रिजर्व जो है पार्टनर का हो जाता है, पार्टनर उसे रेशियो, पार्टनर का रेशियो नहीं है तो इक्वल बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखेंगे 14 लाख आपका, यहाँ पे 26 लाख जब लायबिलिटीज पेमेंट हुआ था, यहाँ पे देखिए 19 लाख बचा, 19 में इधर पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे 40 लाख का जो एसेट्स था, 40 लाख का जो एसेट्स था, ये 40 लाख को 45 लाख में बेच दिया था, यानी कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, राइट। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ये 5 लाख का जो प्रॉफिट हुई है, ये प्रॉफिट आपका पार्टनर ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पीछे हम लोग करते थे ना प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, वही चीज को यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आपका, इसको भी इक्वल, ये भी बटेगा आपका 1:1 का रेशियो में, क्योंकि रेशियो दिया हुआ नहीं है, इक्वल हो जाएगा 2,50,000, इसका भी आ जाएगा 2,50,000। टोटल कैपिटल आपका ए को कितना मिलेगा और टोटल कैपिटल बी को कितना मिलेगा, उस चीज को जानने के लिए आपको जोड़ दीजिए। 6 लाख है, 2 लाख 8 और 2 10,50,000 आपका ए को मिलेगा 10,50,000 और यहाँ पे 4 2 6 2 8,50,000 आपका बी को मिलेगा, राइट। 8,50,000 और 10,50,000, टोटल आपका 8,50,000 और 10,50,000 को जोड़ देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 19 लाख, ठीक है। टोटल आपका 19 लाख, यानी कि इसके बराबर हमारा ये और ये हो गया। कहने का मतलब है यहीं पे हमारा पूरा हिसाब चुकता हो गया, जितना एसेट्स था और जितना लायबिलिटीज था सारा खत्म हो गया, हमारा हिसाब बराबर हो गया।
आगे कर, इसमें कुछ बचा ही नहीं है तो आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। यही काम को हम लोग को क्वेश्चन से करना है। ध्यान देंगे, इसमें क्या है कि हमारा जो एसेट्स है उस एसेट्स को आपको क्या करना होगा, जब हमारा बिजनेस क्लोज होता है तो रियलाइज करना पड़ता है, उसको कैश में बेच देते हैं हम लोग, क्योंकि डिसॉल्व हो गया, बिजनेस बंद हो रहा है, तो सारा चीज को बेच के जो जो चीज है वो अपना बंटवारा कर लेता है पार्टनर। 40 लाख के एसेट्स आता कहां से है, तो पार्टनर के कैपिटल है जो फर्म रिजर्व क्रिएट करता है उससे, और जो भी लोगों से लायबिलिटीज लेके रखा हुआ रहता है वो। तो सबसे पहला हमारा जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं, फिर बाकी जो बच जाता है वो हमारा पार्टनर रख लेता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही आसान है। आगे इसका एक क्वेश्चन से हम लोग कवर करेंगे इसको, क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा, इसके क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन समझ में, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ दे रहे हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये चीज जो अभी हम आपको बताए वही चीज को आप अच्छे से कवर कर सके। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2019। 1 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है उस चीज को समझिए। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है और कैपिटल है, जो पार्टनर दी है उसका कैपिटल है, पार्टनर है विमल और श्यामल। एसेट साइड में आपका बैंक है, डेटर है और फिक्स एसेट्स है। नीचे दिया बोल रहा है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट एसेट रिलायंस एज फॉलो। यानी जब पार्टनर डिसॉल्व हो रहा था, पार्टनरशिप को बंद कर रहा था, उस टाइम का जो एसेट रिलायंस करा गया, जो एसेट्स था, जैसे यहाँ पे हमारा एसेट 40 लाख का, तो उसको हम लोग बेच दिए थे और पैसा ले लिए थे, तो रियलाइज हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, अभी आगे इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। स्टॉक को रियलाइज करा है, फिक्स एसेट्स को रियलाइज करा है, डेटर को रियलाइज करी है, और फिर आपका एक्सपेंसेस को रियलाइज करा, सारा का दिया हुआ है। फिर बोल रहा है बिमल एंड श्यामल देयर प्रॉफिट इन द रेशियो। देखिए यहाँ पे आ गया ना, बिमल एंड श्यामल का रेशियो 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ है। इससे पहले वाले में कुछ भी नहीं बोला गया था, तो हम लोग इक्वल बांट दिए थे। फिर बोल रहा है मेक प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट आपको मालूम है कैसे बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट मेरे साथ साथ में बनाएंगे। इसका आधा पेज में आप बनाएंगे, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे, आधा पेज में कम से कम। और इधर में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका विमल और श्यामल 2 पार्टनर है, दोनों का बना लेंगे। इसमें आ जाएगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर विमल और श्यामल। फिर यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यहाँ पे आएगा विमल और श्यामल। विमल और श्यामल। इसका हो जाने के बाद आप एक और अकाउंट खोलेंगे जो आपका
कैश अकाउंट या तो फिर आप बैंक अकाउंट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यहीं पे कंफ्यूज होता है कि कैश और बैंक क्या होता है, दोनों एक ही अकाउंट है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, दोनों एक ही चीज है। कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी दोनों एक ही चीज है, और दोनों में से आप कुछ भी बनाएंगे वही चीज बनेगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ध्यान देंगे ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट भी जो दिया हुआ है, इसमें भी आपका आ जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ध्यान देंगे क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का ध्यान देंगे, जो भी हमारा एसेट साइड में दिया हुआ है, जो भी हमारा एसेट साइड में दिया हुआ है, सारा को हम लोग टू साइड में दिखाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी दिया हुआ है सारा को टू साइड में दिखाते हैं। तो हमारा एसेट्स यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है बैंक, और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा टू साइड में होता है। लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 12,000, टू बैलेंस बीडी आपका हो जाएगा 12,000। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक, तो सारा बैलेंस शीट के जितने भी एसेट साइड में सारा को टू साइड में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू स्टॉक, तो स्टॉक आपका है, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक 8,000, टू स्टॉक 8,000। फिर लिखा हुआ है टू डेटर, टू डेटर आपका इसमें प्रोविजन घटा के करी है। प्रोविजन को अगर आप घटा के नहीं करेंगे तो 9,000 लिखेंगे, फिर प्रोविजन को आपको इधर दिखाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल में, तो इसको घटा के दिया हुआ है तो हम घटा के ही अमाउंट को बाहर कर रहे हैं, डेटर। फिर आपका इसमें दिया हुआ है फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स आपका 30,000 का है, 30,000 को लिखेंगे। जितना भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है सारा को रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग का काम है रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना, सारा को लिख दिए। फिर आपका लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर, यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर आपका हो जाएगा अमाउंट इसका 15,000। फिर यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है रिजर्व फंड और कैपिटल, कैपिटल हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो कैपिटल जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल हमारा लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस बाय साइड में होता है। यहाँ पे लिखेंगे आपका विमल का और श्यामल का, विमल का कैपिटल है 18,000, 18,000 लिखेंगे विमल में, और श्यामल का कैपिटल है 22,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 22,000। जो अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट को यहाँ पे लिखे। फिर ध्यान देंगे जो भी हमारा फर्म रिजर्व क्रिएट करता है वो हमारा पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे जो रिजर्व क्रिएट हुआ है, रिजर्व आपका कितना दिया हुआ है 3500, रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड जो दिया हुआ है आपका 3500 दिया हुआ है, और वो 3500 जो रिजर्व दिया हुआ है उसको 2, इसका रेशियो जो दिया हुआ था 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। 3500 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तब आपका इसका डिवाइड होके आ जाएगा रिजर्व। आपका विमल का आएगा 1400, विमल का आएगा 1400, और श्यामल का आएगा 2100, 2100 टोटल जोड़ देंगे तो रिजर्व हमारा हो जाएगा 3500। ध्यान रखेंगे जो भी आपका रिजर्व है यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ रहता है पार्टनर का, विमल और श्यामल का रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो 2 और 3 के रेशियो में ही बटेगा। अगर हमारा उस रेशियो में नहीं दिया हुआ है तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम इक्वल बांट देते हैं। जैसे हम लोग अभी इससे पहले जो फर्म का बैलेंस शीट तैयार किए थे जिसे आपको लिखने को नहीं कहा गया था वो चीज आपको इक्वल बांटे थे, वैसे ही यहाँ पे भी इक्वल बांट देते। फिर आपका बैलेंस शीट के अंदर में कुछ भी नहीं है, आपका सबसे पहला काम जो है आपको बैलेंस शीट का पूरा जितना दिया हुआ है एसेट साइड वालों को टू साइड, लायबिलिटी साइड वालों को बाय साइड में बैंक दिया हुआ है तो ऑलरेडी बैंक का अकाउंट बना हुआ है कैश और बैंक का, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ करेंगे। कैपिटल जो पार्टनर का दिया हुआ पार्टनर कैपिटल बना रहे तो उसका भी वहां दिखाएंगे। रिजर्व जो होता है रिजर्व को हम लोग यहाँ पे शो कर लेंगे, सारा का सारा जहां पे बोलेगा वहीं पे हम लोग शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे
उसी के नीचे दिया हुआ है द पार्टनर जब डिसॉल्व कर रहा है तो इसी सारे एसेट्स से पैसा हमारा रिलाइज हो रहा है, सारा एसेट से पैसा रिलाइज हो रहा है, यानी कि डेटर को बेच रहा है, स्टॉक को बेच रहा है, फिक्स एसेट्स को बेच रहा है, सारा चीज से हमारा पैसा रिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बाई साइड में जितने भी एसेट्स जो बेचना चाह रहे हैं, हम एसेट्स को बेचना चाह रहे हैं जिससे हमारा पैसा आएगा, उस जो यहाँ पे सारा को अभी हम दिखाएं टू साइड में, उसको हम लोग बाई साइड में दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, बाई साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट। यहाँ पे देखिए आपका जो रिलाइज हो रहा है स्टॉक, सबसे पहला जो दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक से आपका मिला है 6500, तो स्टॉक का लिखेंगे 6500। कहने का मतलब है कि 8000 का एसेट्स को आपने 6500 में बेच दिया, तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो डेटर है, डेटर जो दिया हुआ है, डेटर आपका 8000 में रिलाइज कर रहा है, यानी 8500 वाले डेटर को हम लोग 8000 में ही रिलाइज कर दिए। फिर आपका फिक्स एसेट्स जो दिया हुआ है 30000 है, 30000 वाले फिक्स एसेट्स को हम लोग 28500 में ही रिलाइज किए, फिक्स एसेट्स वाले को 28500 में रिलाइज किए, यानी कि यहां पर भी हमें लॉस ही हुआ। यहाँ पे देखिए स्टॉक हमारा 8000 का था, हम 6500 में बेच दिए, लॉस हो गया। डेटर हमारा 8500 का था, उसको हम 8000 में बेच दिए, यहाँ पे भी लॉस हो गया। फिक्स एसेट्स हमारा 30000 का था, 28500 में बेच दिए, वहां भी लॉस हो गया। मतलब हर जगह पे हम लोग को लॉस ही हुआ है। तो ये अब बात रहा, अगर आपको कोई पूछ दे कि रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका स्टॉक है, जो भी एसेट्स है, उस एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करने के लिए हम लोग बनाते हैं, और जो भी लायबिलिटीज है उस चीज को पेमेंट करने के लिए बनाते हैं। जी नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी पार्टनर हमारे फर्म में है, उस पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस हुआ या प्रॉफिट हो, उस चीज को निकालने के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। राइट, प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ना कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज को पेमेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ध्यान देंगे, इसके बाद आप एक नोट लिखेंगे। यहाँ पे आपका एक और दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1100। आपको लायबिलिटी साइड में आपका क्या, ये साइड में आपका किसी भी तरह का कोई एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपका बैलेंस शीट में नहीं है, जो आपका बैलेंस शीट में नहीं है, बाहर में शो कर रहा है, उसको आउटसाइडर लायबिलिटीज और आउटसाइडर एसेट्स कहा जाता है। यहाँ पे एक्सपेंसेज एक चीज दिख रहा है हम लोग को, एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन 1100। एक्सपेंसेज जो दिया हुआ है वो हमारा आउटसाइडर लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सपेंसेज 1100, टू एक्सपेंसेज 1100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है क्रेडिटर, जिसके बारे में क्वेश्चन हमारा कुछ भी नहीं कहा है। तो वैसे कंडीशन वाले के लिए आप एक नोट हमारे साथ में लिखेंगे, नोट नंबर 1 मेरे साथ में लिखेंगे, नोट नंबर 1 में लिखेंगे if realized value of any assets is not given in question, we assume they have been at nil, but
if but if payable value, but if payable value of any liabilities if any liabilities is not given in question, we assume they have been paid to their बुक वैल्यू। मतलब समझिए यहाँ पे नोट 1 करके लिखे हैं इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एसेट्स आपका दिया हुआ है, इस एसेट्स का रियलाइज कर लिया गया, इस एसेट्स को। फिर डेटर दिया हुआ है, इस डेटर को भी यहाँ पे रियलाइज कर लिया गया है। फिर फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, इस फिक्स एसेट से भी रियलाइज कर लिया गया है, मतलब इसको भी बेच दिया गया है। यदि यहाँ पे सपोज मान लीजिए आपका फर्नीचर रहता या तो अदर एसेट्स कुछ भी रहता, लैंड रहता या तो फिर प्लांट रहता या कुछ भी रहता और उसका वैल्यू को यहाँ पे रियलाइज नहीं करी जाती, तब वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे उस चीज के बारे में बाहर में जो रिलायंस का दिया हुआ है उसमें रिलायंस वाला में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, उस चीज को समझना। लिखा हुआ है इफ रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, रियलाइजेशन में रिलायंस करा, वहां पे एसेट्स का वैल्यू नहीं दिया हो गया है, तो वैसे कंडीशन में हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि मान लेते दे हैव बीन एट नील। वैसे कंडीशन हम मान लेते हैं उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो नील हो चुका है, ठीक है, नील हो चुका है। फिर आगे बोल रहा है बट लेकिन इफ पेबल वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटीज इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, लेकिन जब हमें लायबिलिटीज को पेमेंट करने की बारी आई और वहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में हम मान लेते हैं कि दे हैव बीन, यहाँ पे ऐड करेंगे दे हैव बीन पेड टू देयर बुक वैल्यू। तो वहां पे हम लोग मान लेते हैं कि जितना बुक वैल्यू उसका दिया हुआ है वही बुक वैल्यू को हम लोग पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ये जो ए साइड में वाला हमारे रियलाइजेशन में ये साइड वाला का नहीं दिया हुआ, ये हमारा पेड दिया हुआ है, एक्सपेंसेस पेड ऑन रियलाइजेशन बाहर में है, रियलाइजेशन आपका बैलेंस शीट में नहीं है। बैलेंस शीट के बाहर वाले टर्म्स होते हैं उसको हम लोग आउटसाइडर लायबिलिटीज और आउटसाइडर एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। आउटसाइडर एसेट्स यानी कि ये चीज को यहाँ पे जो हम कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं। जैसे बैलेंस शीट में मान लीजिए यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, बाहर में हमारा एक और फर्नीचर है, तो गुडविल है, वो सब सारे चीज स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं था लेकिन लास्ट में हमारे पास है, तो वो सब सारे चीज को हम लोग रियलाइज करते हैं और वो सब सारा चीज हमेशा बढ़ता है और आउटसाइडर ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस जो आया हुआ है ये चीज आपका बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, तो वो चीज हमेशा एक्सपेंसेस आउटसाइडर लायबिलिटीज कहलाता है, ठीक है। जो बैलेंस शीट में है वो बैलेंस शीट का है, तो ठीक है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, एसेट साइड वालों को टू साइड दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड वालों को बाई साइड में दिखाएंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए जो हमारा एसेट साइड वाला था, एसेट साइड वाला हम एसेट साइड का हमेशा जो वैल्यू आता है एसेट साइड वाला का अमाउंट हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। देखिए जितने भी एसेट साइड में था सारा का अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में ही लिखे हैं। कैश का था, कैश का भी डेबिट साइड में आया, स्टॉक डेटर और फिक्स एसेट्स था, इसका भी अमाउंट हम लोग डेबिट साइड लिखा है। और लायबिलिटी साइड वाला का अमाउंट हमेशा क्रेडिट वाला में जाता है। देखिए क्रेडिटर था और रिजर्व था और बीडी था, सारा को हम लोग क्रेडिट साइड में ही दिखाएं। क्रेडिटर को भी क्रेडिट साइड में और यहाँ पे भी हम लोग क्रेडिट साइड में ही दिखाएं, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, इसका जब हम लोग टोटल करेंगे
तो आपका इसका टोटल करने से आ जाएगा 28,000 और 6,000, 28,500 और 6,000 को सारा का जब आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल करने से आपका आ जाएगा 43,000। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो आएगा आपका 43,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, आपका यहाँ पे लिखा हुआ लायबिलिटी साइड के बारे में कुछ कहे या ना कहे, आपको पूरा पूरा पेमेंट कर देना। यहाँ पे ये जो लायबिलिटीज है, यहाँ पे टू साइड में क्रेडिटर जो दिया हुआ है 15,000 का पूरा अमाउंट पे हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे, बंद करना चाहेंगे, तो आप जिसके साथ में उधार लेके रखे हो वो कभी नहीं मानेगा, वो जब तक वो लेगा नहीं तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। तो जो भी कुछ क्वेश्चन बोले या ना बोले, लायबिलिटी साइड वालों को पूरा हम लोग पेमेंट करके ही छोड़ेगा, हमको पेमेंट कर ही देना है, बोले ना बोले करना है। लेकिन एसेट साइड में नहीं बोलता, उसका वैल्यू हमेशा नील हो जाता है, उसको ध्यान में रखेंगे। ये नोट नंबर 1 हो गया होगा। तो नोट नंबर 2 एक और है, नोट नंबर 2 को लिख लेंगे इसी के नीचे में। नोट नंबर 2 छोटा पॉइंट है, वो हम अपने से आपको बता रहे हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 को और नोट नंबर 1 को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वर्ड आएंगे जो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आपका जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है और जो बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ उसको आउटसाइडर बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में है उसे बैलेंस शीट का ही बोलते हैं। बैलेंस शीट का सारा आइटम को यहाँ पे लिखना है, और जो रिलायंस जो है उसके बाहर में। यहाँ पे कैश अकाउंट है, यहाँ पे भी हम लोग टू साइड में लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि इससे भी हमारा कैश आएगा और कैश जाएगा। नोट नंबर 2 लिखेंगे एनी रिजर्व प्रोविजन फंड created on any assets never paid, कभी पेड नहीं करा जाएगा, नेवर पेड, कभी भी पेड नहीं करा जाएगा, बिकॉज they are not liabilities, they are not liabilities. For example, provision for doubtful debt, और लिख सकते हैं यहाँ पे provision for depreciation, और चाहो तो एक और आप लिख सकते हैं JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ध्यान देंगे, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, कोई भी फंड आपका क्रिएट करा हुआ है तो उसे हम लोग एसेट्स कभी नहीं मानते, एसेट्स के रूप में उसे कभी पेमेंट नहीं करा जाएगा। जब भी हमारा रिजर्व होगा, प्रोविजन होगा या तो फंड होगा, उसको हम लोग एसेट्स में उसको कभी पेड नहीं करा जाएगा। इसमें क्या करा जाता है, ना ही इसको लायबिलिटीज माना जाएगा, ना एसेट्स को उससे पेमेंट किया जाएगा और ना ही लायबिलिटीज माना जाएगा। उसको क्या करी जाएगी, उसमें लायबिलिटीज भी नहीं हो, उसको भी नहीं, वो हमारा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पे रिजर्व फंड था तो उसको पार्टनर में हम लोग क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, ना ही उससे कोई एसेट्स वालों को दिया गया और ना ही उसे हम लायबिलिटीज माने, कुछ भी नहीं माना गया। ठीक है, ये आपका था। फिर इसके आगे इसमें अब क्या आएगा समझिए, इतना करने के बाद आप ये क्वेश्चन को यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा और इधर में ये क्लोज हो जाएगा। दोनों साइड, ये साइड में 8,000, 8,500, 30,000 और 1100 और 15,000 को जोड़ेंगे तो इधर में आपका आ जाएगा 62,600, 62,600। इधर में भी लिखेंगे 62,600, 62,600। ये साइड में आपका अमाउंट कम हो जाएगा तो लिखेंगे
लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा ये आपका लॉस हुआ है 4600 का। ध्यान देंगे लॉस क्यों हुआ और प्रॉफिट क्यों हो रहा है नहीं हुआ इसको समझिए। यहाँ पे देखिए 8000 का जो हमारे पास स्टॉक था उस स्टॉक को हम लोग 6500 में बेचा, यानी कि 1500 का नुकसान हमारा यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे डेटर जो था हमारा 8500 का था उसको हम लोग 8000 में ही दे दिए, वो भी उसमें भी लॉस हो गया। और यहाँ पे था इसमें भी हमारा लॉस हो गया था। हर एक एसेट्स को बेचने में हमारा लॉस का ही सामना करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लॉस ही होगा। और ये जो लॉस होगा ये लॉस किसको बांटा जाएगा, विमल को, विमल और श्यामल को, विमल और श्यामल किस रेशियो में बांटा जाएगा, 2 और 3 के रेशियो में बांटा जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4600 को बांटेंगे तो आपका आ जाएगा 18040 और श्यामल का आ जाएगा 27 नहीं यानी कि 2760 और ऊपर का 1840। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन यानी कि रिवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन जो लॉस हुआ है इसको ट्रांसफर करी जाती है क्रॉस पार्टनर कैपिटल में। चलिए क्रॉस ट्रांसफर इसको करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये लॉस ऑन रियलाइजेशन जो दिया हुआ है विमल का दिया हुआ 1840 और इसका दिया हुआ 2760 यानी कि 2760 और विमल का दिया हुआ है 1840। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे और आपका पार्टनर के कैपिटल में जाने वाले और भी कोई टर्म्स नहीं है, तब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये जब हमारा क्लोज होगा 22,000 में 2,100 जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका ये 24,100, यहाँ पर भी हो जाएगा 24,100। माफ करिए यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा श्यामल का 24,100। ठीक है, और यहाँ का जब टोटल करेंगे 18,000 और 1,400 तब ये हो जाएगा 19,400 और यहाँ पर भी आ जाएगा 19,400। यहाँ पे ये जो 2 करके मिलेगा, ध्यान देंगे इसका कहने का मतलब है कि बिजनेस का यानी कि विमल का पहले समझते हैं। विमल का कैपिटल 18,000 का था और रिजर्व से उसका हिस्सा बना 1,400। विमल का कैपिटल 18,000 और उसका रिजर्व और फंड जो दिया हुआ उससे 1,400 यानी कि टोटल उसको मिलना है 19,400, जिसमें से श्यामल जो उसका पार्टनर है उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे बिजनेस के एसेट्स को बेचने में हमारा लॉस हुआ है और लॉस का आपका शेयर बन रहा है 1840 रुपए, आप उसको पेमेंट करो। विमल क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा। 19,400 उसको मिलना था। अब वहां पे क्या मिलेगा उसको, जो कैश मिलेगा, कैश बैलेंस फिगर इसको जो मिलेगा 1840 को कम करके जितना आएगा उतना ही मिलेगा, तो इसको कम करने से आएगा 17,560 तो ये मिल जाएगा आपको विमल को। फिर बात आती है श्यामल का दिया हुआ है टोटल उसको रिजर्व और कैपिटल दोनों लेके 24,100 मिलना था और इसे भी एसेट्स को बेचने में आपका इसका हिस्सा आया लॉस का 2,760 आया। तो 2,760 को अगर कम करेंगे तो इसका आ जाएगा 21,340 मिल जाएगा श्यामल को। 21,340 श्यामल को मिलेगा। अब आगे फिर क्या करना है, वहां से फिर से आगे आपका जो ट्रांसफर हो जाएगा वो ट्रांसफर कहां पे हो जाएगी, विमल का जो आया हुआ है 17,560 21,340। ध्यान देंगे और भी हमारा कैश और बैंक अकाउंट में क्या जाएगा समझिए। यहाँ पे देखिए क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे 2 साइड में आपका कैश है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश आपका आएगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में चला जाएगा आपका 2 साइड में यानी कि बाई साइड में चला जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन।
बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। ध्यान देंगे आपका जर्नल एंट्री की अगर बात करी जाए तो कैसे करेंगे समझिए। एसेट साइड वालों को अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और ये पे यहाँ 2 दिया हुआ है तो बाय वाला में चला जाएगा, ये बाय में है यानी कि डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, और क्रेडिट साइड वालों के लिए चला जाएगा ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आउटसाइडर एसेट्स का रहा तो आउटसाइडर का एसेट्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रियलाइजेशन टू स्टॉक हो रहा था वहां पे हो जाएगा ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आउटसाइडर एसेट्स का। ठीक है, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिख देंगे कैश और टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी साइड का है तो वहां का हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी जिससे कैश रियलाइज होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे है कैश 2 में है और आपको बनाना है बाई साइड में लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अमाउंट लिखेंगे 1100 और 1500 दोनों लिखेंगे, एक बार आ जाएगा 1100, फिर यहीं पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 15,000, बाय रियलाइजेशन 15,000। जो यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है कैश में वो चीज को हम लोग वहां पे दिखाएंगे। फिर यहाँ पे कैश अकाउंट यहाँ पे भी मिला यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि 2 साइड में हमारा रियलाइजेशन आएगा, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। इसका अमाउंट आपका टोटली एक करके नहीं लिखेंगे, बाहर टोटल करके 43,000 करा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 43,000। ठीक है, और भी हमारा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में जो हमारा कैश आया हुआ है, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में भी कैश, यहाँ पे ये 2 में है तो बाई साइड में हमारा पार्टनर कैपिटल चला जाएगा, बाय कैपिटल, बाय कैपिटल। ध्यान देंगे ये 2 कैश में है का मतलब है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो आपका बाई साइड में पार्टनर कैपिटल चला जाएगा। और जो पार्टनर है वो पार्टनर कौन कौन सा है, एक है बीमल और दूसरा है श्यामल। श्यामल बीमल का आपका जो आया हुआ है बैलेंसिंग फिगर 17,560 और श्यामल बीमल का है 17,560 और श्यामल का है 21,340। टोटल जोड़ देंगे दोनों को, टोटल हम लोग जोड़ देंगे तो 17,560 और 21,340 तो टोटल हो जाएगा आपका 38,900, 38,900। ठीक है, ध्यान देंगे अगर आपका यहां तक में सारा चीज सही से ट्रांसफर हुआ होगा तो पूरे दुनिया में जितने भी तरह का रियलाइजेशन अकाउंट कहीं पे भी पूरे संसार में आपका बराबर आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट पूरे संसार में आपका बराबर आएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो इधर में हो जाएगा 0 0 0 3 और 2 5 4 और 1 5। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, एक हो जाएगा 39 40 और 15 55, यहाँ पर भी आ जाएगा 55,000। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए जो चीज जैसे जैसे कहेगा हमें वैसे वैसे ही करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे। फिर यहाँ पे नोट नंबर 2 हुआ है, नोट नंबर 3 लिखेंगे, इसमें 1-2 नोट और हम लोग को लिखना है, उस नोट को करेंगे, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आगे का भी क्वेश्चन सारा बनेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम समझा दे रहे कैसे कैसे इसमें क्या क्या है उस चीज को समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज। ध्यान देंगे सबसे पहले हम लोग एसेट साइड का जितने भी एसेट्स है हर एक एसेट्स को 2 साइड में दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला एसेट्स है बैंक। बैंक भी हमारा एसेट्स है, उसको यहाँ पे क्यों नहीं दिखाएं, क्योंकि बैंक का अकाउंट हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो उसको बैंक का अकाउंट खुला हुआ है तो बैंक का अकाउंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस 2 साइड में जाता है, तो 2 साइड में 12,000 को दिखा दिए। फिर दिया हुआ है स्टॉक 8,000 का, स्टॉक को हम यहाँ पे दिखा दिए। फिर दिया हुआ है डेटर, डेटर को दिखा दिए। फिर दिया हुआ है फिक्स एसेट्स, उसको भी दिखा। जितना भी एसेट्स है सारा एसेट्स को 2 साइड में पहले दिखा लेना है, और लायबिलिटी साइड वाले जितना है सारे को बाय साइड में दिखा देना। ध्यान रखेंगे एसेट साइड में जितने भी टर्म होंगे सारा टर्म आपका कोई भी अकाउंट में जाए, चाहे वो रियलाइजेशन में जाए, बैंक में जाए, या तो फिर पार्टनर कैपिटल में से कहीं भी जाए, एसेट साइड वाले सारा डेबिट साइड में ही जाएगा। दुनिया का कोई भी एसेट साइड वाला हो सारा का सारा डेबिट साइड में ही चला जाएगा।
उसके बाद आपका लायबिलिटी साइड वाला जो है आपका बाय साइड में सारा लायबिलिटी साइड के जितने भी लायबिलिटीज है सारे को बाय साइड में दिखाना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारा क्रेडिटर है और जनरल रिजर्व है, फंड है और कैपिटल है। तो ध्यान देंगे क्रेडिटर को हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दें क्योंकि ये हमारा लायबिलिटीज है, क्रेडिटर को हमें पे करना पड़ेगा। और जो पार्टनर का कैपिटल है उसको यहाँ पे क्यों नहीं दिखाएं, क्योंकि हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बना रहे हैं, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हमारा बाय साइड में होता है तो बाय साइड में दिखा दी। फिर रिजर्व है, पीछे जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे माफ करिएगा, पीछे जो समझे थे वहां पे हम लोग क्या किए थे, जो पीछे वाला क्वेश्चन किए थे वहां पर हम लोग को रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर भी रिजर्व को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यहाँ का रेशियो दिया हुआ 2:3, वही रेशियो में हम यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एसेट्स रिलायंस करा हुआ है, यानी कि ये सब सारा जो एसेट्स है ये सब सारे एसेट्स को हम दिखा दिए, बैलेंस शीट वाले को यहाँ दिखाएं, क्रॉस उसका करेंगे। स्टॉक से पैसा रिलाइज हो गया तो पैसा हमारा आएगा, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ का जर्नल एंट्री का बात किया जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, रियलाइजेशन टू फिक्स्ड एसेट्स। अब इसी से हमारा पैसा रिलाइज हो रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी ये सब सारे से हमारा पैसा रिलाइज हो रहा है। स्टॉक का वैल्यू था 8000 जिसमें रिलाइज हुआ 6500, यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे डेटर था 8500, यहाँ पे रिलाइज हुआ 6000, उसको दिखाया। फिर हमारा एसेट्स दिया हुआ था 30000 का, फिक्स एसेट्स में हमारा 28500 ही आया, यानी कि टोटल उससे रिलाइज जो हमारा पैसा हुआ 43000 का, यानी कि यहाँ पे हमारा सब जगह पे लॉस हुआ है। फिर एक और दिया हुआ था एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1100 का था, जो एक्सपेंसेस आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आपका शो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो दिया हुआ, तो हमारा आउटसाइडर लायबिलिटीज कहला जाएगा। और आउटसाइडर लायबिलिटीज का भी जर्नल एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आउटसाइडर लायबिलिटीज जितने भी दिया हुआ है ऑल लायबिलिटीज। अगर एसेट साइड का दिया हुआ है आउटसाइडर एसेट्स का तो उसका एंट्री हो जाएगा, उल्टा करेंगे उसका एंट्री क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखेंगे जितना भी सारा चीजें रियलाइज करने के बाद टर्न में आपका रियलाइजेशन में नहीं दिया हुआ कोई भी एसेट साइड का तो उसका वैल्यू हम लोग नील मान लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और लायबिलिटी साइड में जो दिया और उसका रियलाइज बोले या ना बोले उसको हम लोग पूरा का पूरा मान लेते हैं, पेमेंट कर देंगे, जो उसका बुक वैल्यू है, जो यहाँ पे वैल्यू है वही वैल्यू। क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहा था, तो आंख बंद करके उसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, पेमेंट कर दिए, कान खोल के आप सुन लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा लॉस निकला, लॉस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर किए पार्टनर कैपिटल में, यहाँ पे जो बैलेंस शीट फिगर कैश का निकला उसको ट्रांसफर किए कैश अकाउंट में। अगर ये सब सारा प्रोसेस अगर हमारा सही से होगा तो जाहिर सी बात है आप संसार के कोई भी मेथड इसमें लगा लीजिए, संसार का कहीं से भी आप हो, ये आपका बैलेंस शीट बराबर ही आएगा, दुनिया का कोई भी पावर इसे अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया, तो आगे हम लोग इसका नोट नंबर 3 लिखेंगे। नोट नंबर एक दो ठो नोट लिख लेते हैं, फिर आज का क्लास को समाप्त करेंगे। नोट नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण है, बस इसको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, समझ जाने से आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। नोट नंबर 3, नोट नंबर 2 यहाँ पे आप लिखे थे, अब मेरे साथ में आप लिखेंगे नोट नंबर 3, लिखेंगे वी डेबिट only those assets to realization account which are appearing in balance sheet at their book value। बैलेंस शीट के जो भी हमारा उसका बुक वैल्यू रहेगा
वही बुक वैल्यू को हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। जिसे हम लोग का बैलेंस शीट का जो एसेट साइड में था, बैलेंस शीट का एसेट साइड में था, वही बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो अपीयरिंग था उसमें उसी का बुक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शो किए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी डेबिट ओनली दोज एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन, यानी कि एसेट साइड वाले रिवैल्यूएशन इसमें नहीं जाएगा, रियलाइजेशन आएगा। वी डेबिट ओनली दोज एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट विच आर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में आपका दिया हुआ है एसेट्स, वही एसेट्स को यहाँ पे उसके बुक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट नंबर 4 लिखेंगे, वी क्रेडिट ओनली दोज liabilities which are not appearing in balance sheet at their book value, नोट नंबर 5 जो है उसको समझेंगे। नोट नंबर 5, those assets oblique liabilities which are not appearing in balance sheet, are called unrecorded assets and liabilities, यानी कि आपका जो एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, वैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, जिसका हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा काम हमारा होता है। ठीक है, आगे का जो इसका क्वेश्चन आएगा उसका क्वेश्चन को बुक वाले क्वेश्चन जो है वो बुक वाले क्वेश्चन का हम लोग अगले क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करी जाएगी और जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ना है वही टॉपिक को आपको शेयर करा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।